नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर यूपी टेट में भोजन स्वच्छता और पोषण से संबंधित जितने भी प्रश्न आपकी यूपी टेट एग्जाम में पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को यहाँ पर लेकर आया हूँ। काफी इंपोर्टेंट हैं। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। टोटल 45 प्रश्न, शायद एक दो या फिर 2 से 4 प्रश्न छूटे भी हैं इसमें। तो लगभग 50 प्रश्न आपके 2011 से लगाकर 22 तक जो आपकी एग्जाम हुई उसमें पूछे गए सबसे ज्यादा। तो आपको इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लेना है। हर एक प्रश्न को मैं समझाऊंगा भी, तो आपको समझना है और स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। और अभी तक आपने हमारे एप्स ऑनलाइन स्टडी विद डीके को डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। कुछ समय बाद वहां पर बहुत सारा मटेरियल आपको मिलने वाला है, तो थोड़ा समय लगेगा, उस पर काम चल रहा है, तो डाउनलोड करके रखिएगा। मैं जैसे ही वहां पर अपलोड करूंगा आपको बता दूंगा, है ना। तो 45 प्रश्न आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी ऐप की। तो भोजन स्वच्छता और पोषण से संबंधित आपको यहाँ पर प्रश्न मिलने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपका, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है। यहां पर हड्डियों के बारे में पूछा गया है। किसके बारे में पूछा गया है? हड्डियों के बारे में पूछा गया है ना, की संख्या पूछी गई है। 305, 175, 206 या फिर 270। एक वयस्क मानव में पूछा गया है तो कितनी होती, सभी को पता है 206 होती। कितनी होती है? 206 होती है। यदि जो शिशु हुए उसके बारे में पूछा जाता तो 270 पर आप टिक कर सकते थे, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होता। लेकिन एक वयस्क मानव की कुल हड्डियों की संख्या पूछी गई है तो 206 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इससे संबंधित जितनी भी जानकारी वो सारी आपको यहाँ पर देने वाला हूँ कि एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डी होती है। 206 हड्डी होती। कौन कौन सी होती है, कितनी होती है, सब आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। कपाल की जो हड्डियां होती है, फिर अस्थियां होती है, वो 8 होती है। चेहरे की 14 अस्थियां होती, कान की 6 हड्डियां होती है। हाइट भाग की 1 अस्थियां होती, कशेरु की दंड की 26 अस्थियां होती है। वक्ष की 29 होती है, कूल्हे की 2 होती है। हाथों जो अग्रपाद होता है उसकी 60 होती है और पैरों के जो पश्च भाग होता है उसकी 60 होती है। ऐसे कुल मिलाकर कितनी होती है? 206 होती है। जन्म के समय जो शिशु होता है उसमें यदि पूछे तो 270 से लगाकर 300 तक होती। विकल्प में 270 हो तो टिक कर दीजिएगा। 280, 290 यानी 300 तक यदि विकल्प में हो तो आप बिल्कुल टिक कर सकते हैं, आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। आगे बात करें, अस्थियां या फिर जो हड्डियां होती हैं वो कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम और अन्य खनिजों के साथ प्रोटीन, कोलेजन से बनी होती है। यहाँ पर हड्डियां किससे बनी होती हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर दी हुई है। यहाँ पर कैल्शियम आपको याद रखना है, कैल्शियम ज्यादा पूछा जाता है, विकल्प में कैल्शियम दिया होता है, तो इसको आपको याद रखना है ना। तो आगे हम बढ़ेंगे। देखिए, थोड़ी सी और जानकारी मैंने यहाँ पर रखी। मानव शरीर से महत्वपूर्ण जो तथ्य निकल कर आते हैं कि पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो आपको पता होना चाहिए फीमर की होती। कहाँ पर होती? तो जंघा पर होती है ना। मानव शरीर की सबसे छोटी, देखिए, सबसे बड़ी होती फीमर और सबसे छोटी होती है आपकी स्टेपी, जो कि कान की होती। कहाँ की होती है? कान की होती है। यह प्रश्न आपका यूपी टेट एग्जाम में पूछा गया। आगे हम बात करेंगे इसके बारे में, है ना। यूपी टेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। याद रखिएगा, सीधे सीधे पूछे तो आपका सही आंसर क्या होगा? यकृत होगा, जैसे लीवर भी कहा जाता है। यदि अंतःस्रावी पूछे, सभी के आंसर अलग अलग है ना। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो आपकी थायराइड होती है। लेकिन डायरेक्टली आपसे पूछे कि सबसे बड़ी ग्रंथि, और ये पूछा भी गया है, तो ये यकृत, लीवर होगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछे तो वो आपका न्यूरॉन होगा। क्या होगा? न्यूरॉन होगा। और जल का अवशोषण कहां पर होता है? तो बड़ी आंत में होता है। पूछ जाए सीधी सीधे कि जल का अवशोषण कहां पर होता है, तो बड़ी आंत में होता है। और भोजन का अवशोषण कहां पर होता है? तो ये आपकी छोटी आंत में होता है। और मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियां होती हैं, यानी कि टोटल यूं पूछे तो 24 होती हैं और जोड़े में पूछे तो कितनी होती हैं? 12 जोड़े होते हैं। कितने होते हैं? 12 जोड़े होते हैं। ये सारी जानकारी इंपोर्टेंट है, इनको एक बार याद कर लीजिएगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, दूसरा प्रश्न है आपका, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा निम्न में से कौन सा क्रम प्रवाह के संबंध में सही। यहां पर देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह का संबंध है उसका सही क्रम आपको बताना है। क्या है सही क्रम? आपको पता होना चाहिए। इस प्रकार के प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे गए यूपी टेट एग्जाम में, तो एक एक करके आपको बताएंगे। यहाँ पर सही क्रम क्या होगा? क्या सबसे पहले उत्पादक आएगा, फिर अपघटक आएगा, क्या उपभोक्ता आएगा, क्या अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक या फिर अपघटक। इसके आंसर भी आप कमेंट्स के माध्यम से दे सकते हैं, सारे के आंसर एक एक करके, या फिर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। अंत में जरूर बताएगा कि इन प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं। देखिए, यहाँ पर सही क्रम क्या होगा आपका? सबसे पहले क्या होगा आपका?
उत्पादक होगा, उसके बाद आपका उपभोक्ता होगा। उपभोक्ता में आपका सर्वाहारी भी आता है, मांसाहारी भी आता है ना, और शाकाहारी, ये सभी उपभोक्ता के अंतर्गत आएंगे। आगे हम बताएंगे एक एक करके। उसके बाद क्या आता है, आपका अपघटक आता है। ये आपका सही क्रम होगा पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का, है ना। तो तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। आगे हम थोड़ी सी इसकी चर्चा करेंगे, थोड़ी क्या सारी चर्चा करेंगे, है ना। एक एक करके इन विकल्पों को लिख लीजिएगा, आप नोट्स बनाते चलिएगा इनके, है ना। जब भी आपको समय मिले पढ़ लीजिएगा। आपके हस्तलिखित नोट्स यानी कि एक बार लिखेंगे फिर पढ़ेंगे तो काफी अच्छे से आपको याद हो जाएगा। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का संबंध का जो सही क्रम होगा, सबसे पहले उत्पादक होगा, उपभोक्ता होगा, फिर अपघटक होगा। अब उत्पादक किसे कहते हैं, सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। ये जीव प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। किससे बनाते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो अपना भोजन बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है, उत्पादक कहा जाता है। जैसे कि पौधे और शैवाल, ये दोनों ही अपना जो भोजन है वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाते हैं। अब उपभोक्ता किसे कहते हैं, देखिए उपभोक्ता में 3 प्रकार के जीव होते हैं, जिसमें शाकाहारी होता, मांसाहारी होता, सर्वाहारी, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और मुझे नहीं लगता कि आपको पता नहीं होगा कि शाकाहारी किसे कहते हैं, मांसाहारी किसे कहते हैं, सर्वाहारी। फिर भी एक बार देख लेते हैं। ये जो शाकाहारी होते हैं, याद रखिएगा, ये प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे इसके बाद में। तो याद रखिएगा, ये प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं और ये केवल घास और पौधे पर निर्भर रहते हैं, इन्हीं को खाते हैं, जैसे कि खरगोश और हिरन, है ना। और भी जीव होते हैं जो इंपोर्टेंट है, उन्हीं को यहाँ पर रखा है, यानी कि उदाहरण के तौर पर आपको बताया जा रहा है। आगे हम बात करेंगे मांसाहारी के बारे में। जो मांसाहारी जीव होते हैं ये द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। कौन से होते हैं, ये द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, जो मांस खाते हैं, चाहे वहां जीवित जानवर हो या फिर मृत जानवर हो। ऐसे मांसाहारी के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि बाघ और शेर। ये किस प्रकार के जानवर है, द्वितीयक उपभोक्ता यानी कि मांसाहारी, है ना। सर्वाहारी किसे कहते हैं, इन जीवों को द्वितीयक उपभोक्ता भी माना जा सकता है, जो पौधों और मांस दोनों को खाते हैं। ये पौधों और मांस यानी कि सर्वाहारी, ये पौधों को भी खाते हैं और मांस को भी खाते हैं, जैसे कि भालू हो गया, सुअर हो गया, इसमें मनुष्य भी आता है आपका, है ना। मनुष्य भी आपका सर्वाहारी के अंतर्गत आता है ना। तो ये पौधे को भी खाते हैं और मांस को भी खाते हैं, जैसे कि भालू और सुअर, और मनुष्य भी इसी के अंतर्गत आते हैं। अब अपघटक किसे कहते हैं, एक जीव जो मृत पदार्थों या फिर अपशिष्ट उत्पादों को अपघटन के माध्यम से तोड़ता है, उसे क्या कहा जाता है, अपघटक कहा जाता है। जो मृत पदार्थों या फिर जो अपशिष्ट उत्पादक होते हैं उनको खाता है, उसे क्या कहते हैं, अपघटक कहते हैं। जैसे कि जो जीवाणु होते हैं और कवक होते हैं, दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, अपघटक के अंतर्गत आते हैं। अब यहां पर तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी के बारे में आपको पता ही होगा, सभी को ये यूपीटेट एग्जाम में पूछा गया, क्या वो स्कर्वी रोग है, बेरी बेरी है, रतौंधी है या फिर थकान है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी को इसके बारे में पता नहीं होगा। विटामिन सी की कमी से होने वाला नाम आपको बताना है, कौन सी बीमारी होती है। तो विटामिन सी से कौन सी बीमारी होती है, स्कर्वी रोग होता है। कौन सा, स्कर्वी। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। इससे संबंधित सारी जानकारी यहां पर लिखी हुई है कि शरीर में विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। कौन सा, स्कर्वी नामक रोग होता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम यदि आपसे पूछे तो ऐसा एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक या फिर अम्ल होता है ना। आपको इसका रासायनिक नाम पता ही होगा विटामिन सी का। यहां खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है विटामिन सी, खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। जैसे कि ये आंवले में सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। यदि पूछे कि सबसे ज्यादा किसमें विटामिन सी पाया जाता है तो वो आंवले में पाया जाता है। किसमें, आंवले में। इसके मुख्य स्रोत पूछा जाता है ना। सीटेट एग्जाम उठा के देख लीजिए, यूपीटेट या फिर एनईटेट एग्जाम, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मुख्य स्रोत होगा आपका आंवला, संतरा, नींबू और टमाटर, यानी कि जो खट्टे होते हैं वो विटामिन सी के मुख्य स्रोत होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल है। जो विकल्प में है उससे संबंधित यहाँ पर आपको जानकारी मिलेगी। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम आपका क्या होगा, रेटिनॉल होगा। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। कौन सा, रतौंधी रोग होता है। और इसके जो मुख्य स्रोत होते हैं वो आपका दूध होगा, घी होगा, गाजर होगा, अंडे, पालक, ये सभी विटामिन ए के मुख्य स्रोत हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। विटामिन बी की हम बात करें तो विटामिन बी का जो रासायनिक नाम होगा वो थायमिन होगा। क्या होगा, थायमिन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से आपका बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा, बेरी बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। और उसका रासायनिक नाम थायमिन है। रासायनिक नाम तीनों के याद रखने हैं, पूछे जाते हैं। और इसका जो मुख्य स्रोत होता है वो खाद्यान्न होता है, अंडा, दाल, हरी सब्जी, ये सभी आपके विटामिन बी के मुख्य स्रोत होते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको दी है, इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, है ना। चौथे प्रश्न की ओर चलेंगे। चौथा प्रश्न आपका, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता के बारे में पूछा गया। क्या वो शाकाहारी है, क्या वो मांसाहारी है,
क्या वो जीवाणु है या फिर मांसाहारी या फिर शाकाहारी है। सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता के बारे में पूछा गया है, तो वो होते हैं आपके मांसाहारी। कौन होते हैं? मांसाहारी सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। थोड़ी सी इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, जैसा कि मैं आपको आंसर बता चुका हूं, मांसाहारी है। यहाँ पर प्राथमिक उत्पादक से हम शुरू करेंगे। प्राथमिक उत्पादक किसे कहते हैं? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। ये प्रकाश संश्लेषण की मदद से अपने स्वयं का भोजन बनाते हैं, यानी कि उत्पादन करते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, है ना। प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता मैंने आपको बताया था शाकाहारी जानवर प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं, जिनका पोषण सीधे पौधों के उत्पादों पर आधारित होता है ना। जैसे कि गाय, हिरण, टिड्डे, छोटे कीड़े आदि ये सभी प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता ये मांसाहारी जानवर होते हैं, जैसे कि छोटे पक्षी, भेड़िया, है ना। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। तृतीयक उपभोक्ता, जो कि प्रश्न में आपसे पूछा गया था। प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया था? यहाँ पर उच्च स्तर के उपभोक्ता, और जो उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं वो तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। जो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं वो मांसाहारी होते हैं, लेकिन वे द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं, यानी कि इनको ये क्या करते हैं? खाते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर देखिए, ये आपका हो जाएगा सर्प, है ना। उदाहरण पे सर्प, यहाँ पर आप सर्प किसको खाता? मेंढक को खाता है ना। और मेंढक किसको खाती है? मेंढक टिड्डे को खाता है। और टिड्डे किसको खाता है? पेड़ पौधे को खाता है ना। तो ये क्या है? क्रम हो गया। तो देखिए, पेड़ पौधे को कौन खाता है? टिड्डा खाता है। टिड्डे को कौन खाता है? मेंढक खाता है। और मेंढक को कौन खाता है? आपका सर्प खाता है। और ये आपका जो सर्प है ये आपका क्या होगा? यहाँ पर प्रश्न में जैसे कि लिखा हुआ है, ये आपका उच्च स्तर का उपभोक्ता होगा। कौन सा? सर्प, है ना। इस प्रकार से भी आप इसको समझ सकते हैं। चलिए, यहाँ पर मेंढक और लिख लीजिएगा, भेड़िया के बाद मेंढक, है ना। ये भी आपका द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत ही आएगा। ये भी मांसाहारी होता है, क्योंकि ये टिड्डे को खाता है ना। आगे हम बात करेंगे उत्पादक शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी अपघटक के बारे में। थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था, ऐसी प्रजातियां जो प्रकृति से अपना भोजन प्राप्त करती है उसे उत्पादक कहते हैं। केवल हरी सब्जियां और पौधों का उपभोग करते हैं, जो पूरी तरह से पृथ्वी पर निर्भर होते हैं, उसे शाकाहारी कहते हैं, जैसे कि बकरी और खरगोश, है ना। ये शाकाहारी होते हैं। मांसाहारी वे मुख्य रूप से माध्यमिक उपभोक्ताओं, जैसे कि खरगोश, बकरी आदि का उपभोग करते हैं, जैसे कि शेर और बाघ, ये आपका मांसाहारी होते हैं। और सर्वाहारी ये उपभोक्ता पौधों और मांस दोनों को खाते हैं, जैसे कि मनुष्य, कौवा, भालू, सुअर, ये सभी सर्वाहारी होते हैं। अपघटक की हम बात करें तो ये एक जीव जो मृत पदार्थों या अपशिष्ट उत्पादकों का अपघटन करते हैं, खाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? अपघटक कहा जाता है। जीवाणु और कवक की अपघटक के अंतर्गत आते हैं। सीधे सीधा पूछा जाता है कि कवक क्या है या फिर जीवाणु क्या है, तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है? अपघटक के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपके यूपी टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। पांचवा प्रश्न, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दूध से दही बनने की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण, आसवन, किण्वन या फिर एंटेरिलाइजेशन, है ना। दूध से दही बनने की प्रक्रिया ये पूछा गया यूपी टेट एग्जाम में, और आपको पता ही होगा इसका आंसर। इसका सही आंसर होगा आपका किण्वन। क्या होगा? किण्वन। दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया है उसे किण्वन कहा जाता है। आगे हम इसके बारे में जानेंगे। दूध से दही बनने की प्रक्रिया, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, क्या कहते हैं? उसे किण्वन कहते हैं। और दूध में गोलाकार प्रोटीन होता है, जिसे केसिन कहा जाता है। याद रखिएगा, दूध में क्या होता है? प्रोटीन होता है, जिसे क्या कहा जाता है? केसिन कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और केसिन के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण ही क्या बनता है? दही बनता है। किसके रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और केसिन के बीच की जो रासायनिक प्रतिक्रिया होती है उसी के कारण दही बनता है ना। बाकी विकल्प थे आपके प्रकाश संश्लेषण, आसवन और कीटाणु शोधन, जिसे स्टेरिलाइजेशन भी कहते हैं, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। प्रकाश संश्लेषण यह वहां प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिजों को अवशोषित करके अपना भोजन तैयार करते, उसे क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। यह चयनित क्वथन और सघनन का उपयोग करके एक तरल को परिष्कृत या फिर शुद्ध करने की प्रक्रिया है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे आसवन कहा जाता है ना। और कीटाणु शोधन किसे कहा जाता है? कि वह प्रक्रिया जिसमें हम जैविक एजेंटों के सभी रूपों, जैसे कि जीवाणु हो गया, आपका विषाणु हो गया, छोटे अन्य सूक्ष्म जीवी हो गए, इनको समाप्त करते हैं, हटाते हैं या फिर निष्क्रिय करते हैं, इसे क्या कहा जाता है? कीटाणु शोधन या फिर एंटेरिलाइजेशन कहा जाता है ना। तो जो विकल्प दिए गए हैं इनके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, मीना माता जो रोग है वो ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है जिससे कि मीनी माता या फिर मीना माता रोग हो जाता है? आर्सेनिक अधिक मात्रा में, पारा,
कैडमियम या फिर उपरोक्त सभी। तो यहां पर सही आंसर होगा आपका पारा, है ना। पारा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मीना माता जो रोग है वो ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पारा पाया जाता है। यहां पर देखिए थोड़ी सी इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। जो मीना माता रोग है जिसे हम चिस्तो रोग भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, चिस्तो रोग भी कहा जाता है। ये ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पारा, जैसे मरकरी भी कहते हैं ना, जिसमें पारा या फिर मरकरी पाया जाता है ना, अधिक मात्रा में। और ये जापान में मीना माता नामक एक स्थान पर मछली खाने से कई लोगों की मृत्यु हो गई थी तथा अनेक लोग विकलांग भी हो गए थे। इसका मुख्य कारण था मछलियां, है ना। और इस रोग का नाम भी इसी स्थान से पड़ा, क्योंकि कहां पर हुआ था, ये मीना माता नामक स्थान पर हुआ था। और ये जो मछली खाने से कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि यहाँ पर एक रासायनिक कारखाना था जिसमें निकले पारे से खाड़ी के जल को प्रदूषित कर दिया था इसने, और जिससे वहां के सभी मछलियां विषैली हो गई थी। और मछली खाने से यहाँ विष मनुष्यों के शरीर में भी पहुंच गया था जिन्होंने मछली खाई थी, और जिससे कई लोगों की मृत्यु भी हो गई थी, है ना। किसके कारण हुई थी, क्यों हुई थी, ये सारी जानकारी यहाँ पर दे रखी है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। मीना माता नामक, यही पूछ ले आपसे कि भाई जो मीना माता नाम है ये क्यों पड़ा, तो आपको पता होना चाहिए जापान में मीना माता नामक स्थान है, उसी की वजह से इसका नाम पड़ा था। और इसे चिस्तो रोग भी कहते हैं, है ना। और किसके अधिक मात्रा में, क्या अधिक मात्रा में पाया जाता है जिससे कि रोग होता है, तो पारा या फिर मरकरी पाया जाता है ना। इसके बारे में भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। थोड़ा सा और जानकारी यहाँ पर दी हुई है, देखिए पारा या फिर मरकरी, इसके बारे में पूछे कि पारा या फिर मरकरी किसे कहते हैं, तो ये पारा प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला एक तत्व होता है जो हवा, पानी और मिट्टी में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? ये हवा में पाया जाता है, पानी और मिट्टी में पाया जाता है। और मीना माता रोग यहाँ मिथाइल मरकरी विषाक्तता के कारण होने वाला एक विकार है। पारा के संपर्क में यहाँ तक कि थोड़ी मात्रा में भी आने से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। ये इतना भयानक होता है और एक गर्भाशय में स्थित शिशु के विकास को भी ये प्रभावित कर देता है, चाहे वो थोड़ी मात्रा में ही क्यों ना हो, है ना। तो याद रखिएगा, यहाँ तंत्रिका तंत्र, पाचन और प्रतिरक्षा प्रणाली, फेफड़े, गुर्दे, त्वचा तथा आंखों की विषाक्त प्रभाव डाल सकता है। किस किस को? ये तंत्रिका तंत्र को, पाचन को, प्रतिरक्षा प्रणाली को, फेफड़े, गुर्दे, त्वचा, इन सभी में, और जो आंख होती है इन सभी में ये प्रभाव डाल सकता है, हानि पहुंचा सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इंपोर्टेंट है प्रश्न, है ना। आगे हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। 7वां प्रश्न है, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहते हैं? अपशिष्ट, मृत जानवर। थोड़ी देर पहले ही बताया था, मृत जानवर या फिर जो अपशिष्ट उत्पादक है इनको खाने वाले जीव को क्या कहते हैं? मृतक भक्षी, मांस भक्षी, शाक भक्षी या फिर रसायन भक्षी, क्या कहते हैं? तो अपशिष्ट या फिर मृत जानवर को खाने वाले को मृतक भक्षी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? मृतक भक्षी या फिर अपघटक कहते हैं, अपघटक, है ना, उसी को मृतक भक्षी भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अपशिष्ट उत्पादकों को खाने वाले जीव को क्या कहते हैं? मृतक भक्षी या फिर अपघटक कहते हैं। और अपघटक किसे कहा जाता है? एक जीव जो मृत पदार्थों या फिर अपशिष्ट उत्पादकों को अपघटन के माध्यम से तोड़ता या खाता है, जैसे कि जीवाणु और कवक। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था। चलिए, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत, यहां पर मुख्य स्रोत पूछा गया पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का। क्या एटीपी होता है, सूर्य प्रकाश होता है, डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है वो सूर्य का प्रकाश होता है। क्या होता है? सूर्य प्रकाश होता है ना। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है वो सूर्य का प्रकाश होता है, और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का एकमात्र क्या है? स्रोत है ना। तो बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चल, अगला प्रश्न है, एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं? यहां पर देखिए असत्य कथन पूछा गया। क्या पूछा गया है? डायरेक्टली असत्य कथन पूछा गया है एलपीजी के संदर्भ में। क्या यहाँ एक स्वच्छ ईंधन? बिल्कुल ये स्वच्छ ईंधन है। यहाँ उच्च उष्मीय मान का है, बिल्कुल यहाँ एक उच्च उष्मीय मान का है। यहाँ नीले ज्वाला से जलने वाला है, बिल्कुल करेक्ट होगा आपका। यहाँ मेथेन उत्सर्जन करने वाला है, तो यहाँ मेथेन उत्सर्जन नहीं करता है। आपका जो फोर्थ वाला विकल्प होगा ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, है ना। फोर्थ विकल्प आपका करेक्ट होगा। इसके बारे में यहाँ पर नीचे सारी जानकारी दी गई है कि एलपीजी, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एलपीजी का पूरा नाम क्या है। ये पूछा गया है आपके यूपी टेट एग्जाम में, है ना, और आगे भी पूछा जा सकता है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? तरलीकृत पेट्रोलियम गैस। यहाँ मेथेन उत्सर्जन करने वाला
नहीं है ना, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ, ध्यान दीजिएगा। क्या है, यह मेथेन उत्सर्जन करने वाला नहीं है। यहाँ एक रंगहीन गंधहीन तरल पदार्थ होता है जो आसानी से गैस में वाष्पित हो जाता है। और इसमें किसका मिश्रण होता है, तो इसमें 3 गैसों का मिश्रण होता है, और जिसमें 2 इंपोर्टेंट है आपका ब्यूटेन और प्रोपेन, तीसरी है आपकी आइसोब्यूटेन, है ना। और ये 3 एलपीजी गैसों के मिश्रण में शामिल होता है आपका एलपीजी, और ये ज्वलनशील मिश्रण होता है इन तीनों का, है ना। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो इंपोर्टेंट है 2 गैसें हैं, बाकी तीसरी गैस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। नवा प्रश्न है आपका, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी के बारे में, यानी कि मैं प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं, प्राथमिक उत्पादक किसे कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और अपघटनकर्ता के बारे में आपको बता चुका हूं। सीधा सा प्रश्न है, सरल सा प्रश्न है। शाकाहारी किसे कहा जाता है, किसको कहा जाता है, किस उपभोक्ता को कहा जाता है, या फिर किस उत्पादक को कहा जाता है, तो आपको सभी को पता है ये प्राथमिक उपभोक्ता को कहा जाता है ना। शाकाहारी किसे कहते हैं, आप प्राथमिक उपभोक्ता को कहते हैं, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। यहाँ पर फिर से एक बार दोहरा लेते हैं ताकि आपसे गलती ना हो, है ना। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी जानवर होते हैं जिसमें जिनका पोषण सीधे पौधे के उत्पादक पर आधारित होता है। ये गाय होती है, इसमें हिरण, टिड्डे, छोटे कीड़े, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। हाँ, प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। प्राथमिक उत्पादक, है ना, ये प्रकाश संश्लेषण की मदद से अपने स्वयं के भोजन का उत्पादन करते हैं। इसमें पेड़ पौधे शामिल होते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया था, है ना। द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी जानवर होते हैं, जिसमें छोटे पक्षी, भेड़िए, है ना। इसमें आपका मेंढक भी होगा, जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था। उसके बाद में तृतीयक उपभोक्ता, इसमें आपका तृतीयक उपभोक्ता भी मांसाहारी होते हैं, लेकिन जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं इनको ये खाते हैं। तृतीयक उपभोक्ता की ये पहचान होती है। और ये सर्प होते हैं, सर्प मेंढक को खाता है, मेंढक आपको टिड्डे को खाता है, टिड्डे वगैरह को खाता हो, टिड्डे क्या खाता है, पेड़ पौधे पर आश्रित होता है ना। तो ये ऐसा चक्र चलता रहता है। तो ये आपको आगे और बताएंगे। अब गठन की बात करें तो एक जीव है जो मृत पदार्थों और अपशिष्ट पदार्थों का सेवन करता है, गठन करता है, जैसे कि जीवाणु और कवक, है ना। उदाहरण भी आपको साथ में रखना है ना, याद। अगला प्रश्न आपका, पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भूगर्भीय चक्र, या फिर भू रासायनिक चक्र। पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को, है ना, जो अभी हमने आपको बताया था, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। यहां पर देखिए लिखा भी हुआ है कि पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। एक जैव भू रासायनिक चक्र एक मार्ग है जिसके द्वारा एक रासायनिक पदार्थ पृथ्वी के जीवमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल घटकों से होकर गुजरता है ना। और इस प्रकार प्रत्येक चक्र के तत्वों का निर्जीव से सजीव और वापस निर्जीव की ओर प्रवाह जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। क्या कहलाता है, ये जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। इसमें जो तत्व होते हैं निर्जीव से सजीव की ओर और वापस निर्जीव की ओर प्रवाह करते हैं। और जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न जैव भू रासायनिक चक्र जो है वो आपका जल चक्र होगा, कार्बन चक्र होगा, नाइट्रोजन चक्र होगा, फास्फोरस चक्र होगा और सल्फर चक्र होगा। यहाँ पर जीवन के लिए बताया गया है कि जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न जैव भू रासायनिक चक्र कौन कौन से हैं, तो आपको इसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। यानी कि सीधे सीधे जैविक घटक के बारे में पूछा गया है। जैविक घटक, एक होता है अजैविक घटक और दूसरा होता है जैविक घटक। तो कौन सा अजैविक घटक नहीं है इसके बारे में पूछा गया। क्या प्रोटीन है, क्या मृदा, कवक, या फिर फास्फोरस। तो यहाँ पर देखिए प्रोटीन, मृदा और फास्फोरस ये तीनों ही अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो कवक है ना, करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पर कवक होगा। कवक अजैविक घटक नहीं होता है, ये क्या होता है, जैविक घटक के अंतर्गत आता है। यहाँ पर देखिए सारी जानकारी दी हुई है कि कवक जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है, यहाँ क्या है, जैविक घटक है। अब जैविक घटक किसे कहते हैं, अजैविक घटक किसे कहते हैं, इसके उदाहरण कौन कौन से हैं वो सारे यहाँ पर दे रखे हैं कि उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक पर्यावरण के जैविक घटक है। यानी कि जिसमें उत्पादक भी आ जाता है ना, उपभोक्ता जो मैंने आपको उदाहरण दिए हुए हैं जिसमें आपका शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, ये सभी उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। और अपघटक, ये तीनों जो घटक है ना, ये सब क्या है, जैविक घटक है। इनके अंतर्गत आने वाले जितने भी जीव होते हैं, जिसमें आपके पौधे हो गए, जानवर, कीड़े मकोड़े हो गए, केचुआ, नेमाटोड्स हो गया, थार्डोपोड हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, कवक, मिट्टी में रहने वाले बैक्टीरिया शामिल होते हैं। वो सभी चीज जो जीवित है ना, ये ध्यान में रखना है। जो चीज जीवित है वो आपकी जैविक घटक होगा, है ना। जैविक उसे क्या कहते हैं, जैविक घटक कहते हैं, या फिर वो जैविक घटक कहलाता है। अजैविक घटक क्या है,
पारिस्थितिकी तंत्र के सभी अकार्बनिक घटक प्रकृति की निर्जीव भौतिक और रासायनिक संरचना अजैविक घटक है। यानी कि जो मृत है ना, जो निर्जीव है उसे अजैविक घटक कहते हैं। उदाहरण आपका भूमि हो गया, है ना, पत्थर हो गया, पानी, प्रोटीन, फास्फोरस, मृदा धरण और जैविक अपशिष्ट, वायु आदि, ये सभी क्या है, अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। तो जैविक घटक किसे कहते हैं, अजैविक घटक किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो जीवित है उसे जैविक घटक कहते हैं और जो निर्जीव है उसे अजैविक घटक कहते हैं। इससे आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं छोटी सी बात से, है ना। तो जैसे कि यहाँ पर भूमि है, पत्थर है, पानी, प्रोटीन है, सभी क्या है, इनमें निर्जीव है, ये सभी है ना, इनमें जीवन नहीं है, तो ये आपके अजैविक घटक के अंतर्गत आएंगे। आगे हम बात करेंगे अगले प्रश्न में, 12वां प्रश्न है आपका, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे उच्च स्तर के, ये प्रश्न आपका फिर से पूछा गया ना, रिपीटेड प्रश्न है आपका, शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु या फिर मांसाहारी या फिर शाकाहारी। तो उच्च स्तर के उपभोक्ता के बारे में आपको बता चुका हूँ, क्या होगा आपका मांसाहारी, बिल्कुल। यहाँ पर उत्पादक क्या है आपका, घास है। यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं, यहाँ पर लिख देता हूं उत्पादक, है ना। प्राथमिक उपभोक्ता क्या है आपका, टिड्डा। घास को कौन खाता है आपका, कीट खाता है ना, यानी कि टिड्डा भी से कहते हैं, कीट भी कहते हैं, कीट भी कह सकते हैं। ये क्या है आपका प्राथमिक उपभोक्ता है ना। मेंढक क्या है आपका, मेंढक आपका द्वितीयक उपभोक्ता है और सांप क्या है आपका तृतीयक उपभोक्ता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, है ना, यानी कि जो घास है उसे टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेंढक खाता है और मेंढक को कौन खा जाता है, सर्प खा जाता है। तो सर्प क्या है यहां पर सबसे उच्च उपभोक्ता, इसको आप कह सकते हैं ना, यानी कि तृतीय उपभोक्ता। ये और सर्प क्या होता है, मांसाहारी होता है, जो कि द्वितीय उपभोक्ता को खाता है ना। तो ये आपका सबसे उच्च उपभोक्ता, ऐसा आप मान सकते हैं, उच्च स्तरीय उपभोक्ता। तो यहां पर यदि विकल्प में सर्प रहे, है ना, तो आप सर्प पर टिक कर सकते हैं। वैसे मांसाहारी रहेगा तो मांसाहारी पर आप टिक कर सकते हैं। इस प्रकार से खाद्य श्रृंखला होती है ना। तो इस प्रकार से भी आप इसको समझ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उत्पादक, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, ये सारी चीजें मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया हूं, वापस हम नहीं पढ़ेंगे, सीधे चलेंगे 13वें प्रश्न पर। चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं, बीज प्रकीर्ण द्वारा, पर परागण द्वारा, चुनकर चरना या फिर रोग फैलाकर। तो सभी को पता है जो चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं, चुनकर, है ना, कैसे बदलते हैं, चुनकर। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है। यहां पर अस्थियां या फिर हड्डियां, स्वस्थ हड्डियों के बारे में यहां पर बात की जा रही है, अस्थियों के बारे में बात की जा रही है। पोटेशियम एवं विटामिन के है, कैल्शियम एवं विटामिन ई है, कैल्शियम एवं विटामिन सी या फिर कैल्शियम एवं विटामिन डी है। सही आंसर क्या होगा, तो यहां पर देखिए स्वस्थ अस्थियों यानी कि हड्डियों के बारे में बात की जा रही है, तो कैल्शियम एवं विटामिन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये आवश्यक है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। यहां पर देखिए कैल्शियम एवं विटामिन डी जो है वो हड्डियों के लिए आवश्यक होता है या फिर होती है। शरीर के लिए विटामिन डी और कैल्शियम दोनों ही जरूरी होते हैं और ये हड्डियों, दांतों के साथ कई अन्य समस्याओं से शरीर को सुरक्षित रखता है आपका, क्या, दोनों, विटामिन डी और कैल्शियम। विटामिन डी वसा में घुलनशील होता है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, विटामिन डी जो होता है वो वसा में घुलनशील होता है और विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। और किससे प्राप्त होता है, ये सूर्य से प्राप्त होता है, इसलिए इसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल, है ना, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। और विटामिन डी से कौन सा रोग हो जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, रिकेट्स नामक, विटामिन डी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। और इसके प्रमुख स्रोत की हम बात करें तो आपका सूर्य का प्रकाश है, दूध है, मछली का तेल है और सबसे ज़्यादा जो आपका विटामिन डी का प्रमुख स्रोत होता है वो सूर्य होता है। प्राकृतिक रूप से सूर्य की किरणों द्वारा ही प्राप्त होता है विटामिन डी, है ना। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए सारी जानकारी, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए अगला प्रश्न, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति। यहां पर देखिए जो इंसुलिन है इसका रासायनिक प्रकृति पूछा गया, क्या है, विटामिन है, प्रोटीन है, वसा है या फिर कार्बोहाइड्रेट है। तो जो इंसुलिन के रासायनिक प्रकृति होती है वो क्या होता है, आपका प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन होता है। इसके बारे में आपको बता देते हैं, थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं कि जो इंसुलिन होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या होती है, प्रोटीन होती है। और इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन से है जो कि अग्नाशयी
आइलेट्स की बीटा कोशिकाओं द्वारा प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? बीटा कोशिकाओं द्वारा प्राप्त होता है या फिर स्रावित होता है। और यह हमारे शरीर के अंदर मौजूद प्राथमिक उपचय हार्मोन्स माना जाता है। क्या माना जाता है? ये प्राथमिक उपचय हार्मोन्स माना जाता है। याद कर लीजिएगा, इंपोर्टेंट है। आगे हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता के बारे में पूछा गया। क्या मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी या फिर डेट्रीटिवोर है? यहाँ पर देखिए, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता पूछा गया है। और सभी को पता है प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है, आपका शाकाहारी होता है। इसके बारे में थोड़ी देर पहले भी हमने आपको बताया था और इसके बारे में सारी जानकारी आपको दी थी। देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी जानवर होते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया था, जिसमें पोषण सीधे पौधे उत्पादक द्वारा आधारित होता है। जैसे उदाहरण आपका गाय हो गया, हिरण, टिड्डे, छोटे कीड़े मकोड़े, ये सभी आपके प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। बाकी सारे उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक के सारे के बारे में आपको जानकारी दे चुका हूं। इसे बार बार आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि। यहाँ पर ज्वर नियंत्रण के बारे में पूछा गया है। सरल सा प्रश्न है, 4 विकल्प पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पैरासीटामोल है, सभी को इसके बारे में पता होगा। पैरासीटामोल जो है ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है। तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी? दही निर्माण हेतु कौन सा जो जीव है, सूक्ष्म जीव है, उत्तरदायी है, कौन सा है, यह आपको बताना है। यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं, आंसर आपको बताना है। तो सही आंसर होगा, देखिए, दही निर्माण हेतु जो सूक्ष्मजीव उत्तरदायी होगा वो लैक्टोबैसिलस होगा। क्या होगा? लैक्टोबैसिलस, ये जो दही निर्माण हेतु सूक्ष्मजीव उत्तरदायी होता है। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? 4th वाला होगा। दूध से दही निर्माण की क्रिया में सूक्ष्मजीव लैक्टोबैसिलस उत्तरदायी होता है ना। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? लैंड स्टीनर ने, जेनिंग्स ने, पेंडिंग एंड मास्टर ने या फिर कार्ल मार्क्स ने? मानव रुधिर वर्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी, आपको यह बताना है। तो यह आपकी की थी लैंड स्टीनर ने। किसने की थी? लैंड स्टीनर द्वारा मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम की गई थी। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैंने रखी है कि मानव रुधिर वर्ग की खोज ऑस्ट्रेलिया के, कहाँ के थे, रहने वाले थे? ऑस्ट्रेलिया के चिकित्सक कार्ल लैंड स्टीनर ने वर्ष 1901 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1901 ईस्वी में की थी। इसके लिए कार्ल लैंड स्टीनर को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। कब मिला था? ये मिला था इनको 1930 में। और इन्होंने रुधिर वर्ग के 4 वर्गों में विभाजित किया, जो कि सभी को पता होगा, है ना, ए बी तथा ओ। वर्ग ए बी, रुधिर वर्ग सर्वग्राही माना जाता है। ए बी को वो सर्वदाता रक्त कौन सा होता है? वो रक्त समूह होता है जिसके बारे में आपको सभी को जानकारी होगी। आगे बढ़ेंगे। प्याज, आलू, अदरक क्या है? ये जड़ है, तना है, अपस्थानिक जड़ें हैं या फिर सल्क पत्र है? प्याज, आलू, अदरक क्या है, यह आपको बताना है। सही आंसर क्या होगा आपका? तना। प्याज, आलू, अदरक क्या है? ये तना है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यहां पर देखिए, थोड़ी सी जानकारी मैंने लिखी है। देखिए, आलू, प्याज, अदरक ये किसके अंतर्गत आते हैं? तना के अंतर्गत आते हैं ना। मूली, गाजर, चुकंदर, टेपियोका या फिर शकरकंदी के बारे में पूछे तो ये क्या है? आपके जड़ है ना। धनिया, पत्ता गोभी, अरबी, पालक, कड़ी पत्ता, ये सभी क्या है? पत्ते हैं। चना, बाजरा, सरसों, गेहूं, धान, फूल, सहजन, केला, कचनार, फली, ये सभी क्या है? ये सभी बीज के अंतर्गत आते हैं। तो तना क्या है? जड़, पत्ता, बीज, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए, अगला प्रश्न है, एक कोशीय सूक्ष्म जीव। यहां पर देखिए, एक कोशीय सूक्ष्म जीव पूछा गया है, जो एक ही कोशिका से बने होते हैं, जिनका शरीर बना होता है, उसे क्या कहते हैं? एक कोशीय सूक्ष्म जीव कहते हैं। क्या वो स्पाइरोगाइरा है, विषाणु है, पैरामीशियम है या फिर हाइड्रा है? तो जो एक कोशीय सूक्ष्म जीव होगा वो क्या होगा? आपका पैरामीशियम होगा। कौन सा होगा? पैरामीशियम होगा। पैरामीशियम एक कोशी जीव होते हैं और एक कोशी जीव वहां जीव होते हैं जिनके शरीर का जो निर्माण है वो मात्र एक ही कोशिका से होता है। इस प्रकार के जो जीव हैं वो एक कोशी जीव होते हैं, जिसमें आपका पैरामीशियम होगा, साथ में अमीबा होगा, यूग्लिना, एंट अमीबा, क्लेमाइडोमोनास और बैक्टीरिया। ये सभी किसके उदाहरण हैं? ये सभी एक कोशी जीव के उदाहरण हैं। सही आंसर यहाँ पर पैरामीशियम होगा। प्लेग है। प्लेग क्या है? विषाणु जनित बीमारी है, कवक जनित बीमारी है, जीवाणु जनित बीमारी या फिर खनिज जनित बीमारी है? प्लेग के बारे में पूछा गया है और क्या है? जीवाणु जनित बीमारी होती है प्लेग, है ना। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैंने रखी है कि प्लेग एक जीवाणु जनित बीमारी है और प्लेग एक गंभीर जीवाणु संक्रमण है, जो कि मुख्य रूप से किससे फैलता है?
पिस्सू से फैलता है, या फिर पास्टुरेला पेस्टिच नामक जीवाणु के कारण फैलता है। इससे मानव का फेफड़ा प्रभावित होता है। क्या होता है? इससे प्रभावित फेफड़ा होता है और चूहा प्लेग रोग का वाहक होता है। पूछा जाए आपसे कि भाई प्लेग रोग का वाहक कौन होता है, तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है? चूहा। किसके कारण फैलता है? चूहे के कारण, है ना। इसका अन्य नाम ब्लैक डेथ है, टाउन इसे कहते हैं, पेस्ट भी इसे कहते हैं। इनके अन्य नाम आपको पता होना चाहिए। आदमी को यहाँ रोग प्रत्यक्ष संसर्ग अथवा पिस्सू दंश से लगता है और यह तीव्र गति से बढ़ता है ना। तो सारी जानकारी आपको पता होना चाहिए। चलिए, गैसीय अपशिष्ट है। यहाँ पर देखिए गैसीय अपशिष्ट के बारे में पूछा गया है। सब्जी एवं फलों का छिलके हैं, घरों की नालियों का गंदा पानी है, खेत खलियान से निकलने वाला कचरा है, या फिर लकड़ी कोयले से जलने वाला धुआं है। गैसी से आप यहाँ पर समझ सकते हैं जो गैस होती है ना, वो उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो लकड़ी कोयला से जलने वाला जो धुआं होता है ये आपका गैसीय अपशिष्ट है ना। काफी इंपॉर्टेंट है, आगे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी मैंने रखी है कि जो गैसीय अपशिष्ट वे पदार्थ होते जो किसी अन्य पदार्थ के अपशिष्ट होते हैं, यानी कि किसी अन्य पदार्थ यानी पहले से जो अपशिष्ट है उसका जो अपशिष्ट होता है उसे क्या कहते हैं? गैसीय अपशिष्ट कहते हैं। और गैसीय रूप में ये होते हैं तथा इससे पर्यावरण में प्रदूषण होता है जो कि मुख्यतः वायु प्रदूषण का कारण बनता है। किसके कारण? वायु प्रदूषण का एक कारण बनता है, जिसमें लकड़ी कोयले से जलने वाला धुआं आ जाएगा, आपका औद्योगिक क्षेत्रों के चिमनियां का धुआं आ जाएगा, जंगलों में लगने वाली जो आग है उससे निकलने वाला धुआं, ये सभी गैसीय अपशिष्ट के अंतर्गत आते हैं। इससे मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैस निकलती है जो कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़े को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल क्या है? क्या वो प्राथमिक उपभोक्ता है, अंतिम अपघटक है, प्राथमिक अपघटक है, या फिर खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर है? हम इसे उल्टा करके देखते हैं। हरे पेड़ पौधे को कौन खा रहा है? कीड़े खा रहे हैं, है ना। और कीड़े को कौन खाता है? सांप खाता है। और यहाँ पर सांप किसको खाता है? सांप को कौन खाता? मोर खाता है। यानी कि ये क्या है? खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर है। तो डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका? खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। चलिए, अगला प्रश्न है, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं वो क्या प्रथम चरण उपभोक्ता है, द्वितीय चरण उपभोक्ता है, तृतीय चरण उपभोक्ता या फिर उपभोक्ता है ना। कौन से उपभोक्ता है ये आपको बताना है। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे पर निर्भर होते हैं। देखिए यहाँ पर शाकाहारी भी लिखा हुआ है और हरे पेड़ पौधे भी लिखा हुआ है। सरल सा है, सभी को इसका आंसर पता होगा। तो कौन से उपभोक्ता होते हैं? प्रथम चरण उपभोक्ता होते हैं या फिर प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। जैसे कि मैंने आपको काफी बार बताया है, ये क्या होते हैं? शाकाहारी जानवर होते हैं जिनका पोषण सीधे पेड़ पौधे से होता है, जैसे कि गाय, हिरण, टिड्डे, छोटे कीड़े मकोड़े, ये सभी प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं जो शाकाहारी होते हैं ना। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? खाद्य चक्र कहा जाता है, श्रृंखला अभिक्रिया, खाद्य जाल या फिर बायोमास का पिरामिड। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? सभी को पता है, सरल सा प्रश्न है। ये खाद्य जाल कहा जाता है खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को। तो सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है? टाइफाइड, कालरा, जुखाम या फिर मलेरिया। वायरस संक्रमण के बारे में पूछा गया है कि इससे होने वाला रोग कौन सा है, वायरस से कौन सा रोग होता है। तो इससे कौन सा होगा? आपका जुखाम होगा, है ना, सर्दी जुखाम हो जाएगा। तो ये किससे फैलता है? वायरस से फैलता है। तो डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। बाकी जुखाम वायरस से होने वाला संक्रमण है, जबकि टाइफाइड, कालरा तथा मलेरिया है ये जल जनित रोग है। याद रखिएगा ये किस प्रकार के रोग है? जल जनित रोग है। और जुखाम जो है ये वायरस से होने वाला संक्रमण रोग है। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? क्लोरीन का है, ब्रोमीन का है, आयोडीन का है या फिर लोहा का है? तो समुद्री शैवाल सरल सा है, ये किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? घेंगा रोग हो जाता है। सेक, जिसे लाइकेन भी कहते हैं, क्या है? ये परजीवी है, रसायन स्वपोषी है, अपघटक है या फिर सहजीवी है। सेक यानी कि जो लाइकेन है वो क्या है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो लाइकेन है वो किसके अंतर्गत आता है। वैसे पहले इसका आंसर जान लेते हैं, उसके बाद हम जानकारी देंगे। देखिए, सेक लाइकेन क्या है? सहजीवी है। क्या है? सहजीवी। अब सहजीवी किसे कहते हैं? तो यहां पर देख सकते हैं, सबसे पहले देखेंगे लाइकेन जो है वो क्या है? सहजीवी है। और लाइकेन एक प्रकार की काई होती है जो प्रायः नमी वाले स्थानों पर देखने को मिलती है। क्या होती है? काई होती है। और सहजीवी की हम बात करें तो ऐसे जीव जो परस्पर एक दूसरे पर निर्भर रहते हुए अपना जीवन यापन करते, जैसे कि लाइकेन। एक ऐसे जीव जो परस्पर एक दूसरे पर निर्भर रहते हुए अपना जीवन यापन करते हैं उसे क्या कहते हैं? सहजीवी कहते हैं। और इसका उदाहरण क्या होगा? आपका लाइकेन होगा। और लाइकेन एक ऐसा सहजीवी पद है जो शैवाल और कवच के परस्पर मिलने
से बनता है और ये स्वपोषी होते हैं। कैसे होते हैं ये? स्वपोषी होते हैं। शैवाल कवक को सहायता प्रदान करता है और कवक शैवाल को सहायता प्रदान करता है। ये एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सहजीवी कहा जाता है। लाइकेन को वायु प्रदूषण का सूचक माना जाता है। वायु प्रदूषण का जब वायुमंडल में SO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो क्षेत्र में पाए जाने वाले लाइकेन क्या होते हैं? समाप्त हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, लाइकेन किसे कहते हैं, सहजीवी किसे कहते हैं ना। आगे हम बढ़ेंगे। CNG का ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल होता है? CNG का ईंधन है ना, वाहनों में होता है, उद्योगों में, खाना बनाने में, या फिर वाहनों एवं उद्योगों में। CNG का ईंधन के बारे में पूछा गया है ना। तो सही आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर? वाहनों एवं उद्योगों दोनों में ही CNG का ईंधन इस्तेमाल होता है। डी वाला विकल्प आपका सही होगा। देखिए CNG का फुल फॉर्म क्या होता है पूछा जाता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG का फुल फॉर्म होता है। इसका उपयोग वाहनों एवं उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। प्राकृतिक गैस की तरह CNG भी रंगहीन, गंधहीन और विषहीन होता है। कौन सा? CNG है ना। इसमें मुख्य रूप से मीथेन जो है वो 80 से 90% पाया जाता है और इथेन, प्रोपेन होता है। यानी कि तीन इसमें इथेन, प्रोपेन और मीथेन इसमें जो गैसें हैं वो पाई जाती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वो मीथेन पाई जाती है। और CNG का प्रमुख घटक जैसे कि मैंने आपको बताया क्या होगा? आपका मीथेन होगा, है ना। आगे हम बढ़ेंगे। CNG संक्षिप्त रूप क्या है? जैसे कि देखिए मैंने अभी आपको बताया CNG का पूरा नाम क्या है, ये पूछा गया है यूपी टेट एग्जाम में। तो अभी मैंने आपको बताया था कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो यहाँ पर बी वाला विकल्प सही होगा, है ना। थोड़ा सा ये नेचुरल लिखा हुआ है ना, नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था, है ना। तो ये इसका पूरा नाम होता है CNG का। तो बी वाला विकल्प आपका सही होगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है तो यहाँ पर उसको करेक्ट कर लीजिएगा। CNG का संक्षिप्त रूप कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। इसे हिंदी में कहते हैं दाबित प्राकृतिक गैस। क्या कहते हैं हिंदी में? इसे दाबित प्राकृतिक गैस कहते हैं। और इसका उपयोग जैसे कि अभी हमने बताया था वाहनों एवं उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। और प्राकृतिक गैस की तरह ही CNG भी रंगहीन होती हैं, गंधहीन होती हैं और विषहीन होती हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो मीथेन पाया जाता है 80 से 90%। साथ में इसमें इथेन और प्रोपेन भी पाया जाता है। और इसका प्रमुख घटक क्या होता है? घटक CNG का मीथेन होता है। LPG का जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, LPG का संक्षिप्त रूप यहाँ पर पूछा गया है। लो पेड गेम से होता है, लोक पैसेंजर गाड़ी होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है या फिर लोकल पेट्रोलियम गैस होता है। लिक्विफाइड है ना। तो LPG का संक्षिप्त रूप तो थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है LPG का पूरा नाम या फिर संक्षिप्त रूप, है ना। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस थोड़ी देर पहले बताया था। हिंदी में से क्या कहते हैं? द्रवित पेट्रोलियम गैस कहते हैं। इसका प्रयोग घरेलू ईंधन के रूप में इसका प्रयोग होता है। और LPG का मुख्य अवयव क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। ब्यूटेन और प्रोपेन होता है LPG का मुख्य अवयव। और ये दोनों गैस रंगहीन होती हैं और गंधहीन होती हैं। गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए इस तरल गैस में तीव्र दुर्गंध वाला जो एथिल मर्केप्टन होता है, इसका उपयोग किया जाता है जिससे कि गंध आए। आपने देखा होगा जब LPG लीकेज होती है तो उसकी जो बदबू होती है उससे हमें पता चल जाता है कि भाई LPG लीकेज होती है। लेकिन उसमें जो प्रयोग होता है, जो हमें जरूरत होती है, वो ब्यूटेन और प्रोपेन की होती है। लेकिन वो क्या होता है? गंधहीन होता है, रंगहीन होता है, उसका कोई रंग नहीं होता है, उसकी कोई गंध नहीं होती ब्यूटेन और प्रोपेन की। तो उसमें गंध लाने के लिए कि हाँ भाई पता चल सके कि LPG यहाँ पर लीकेज हो रही है, यहाँ पर इसका स्त्राव हो रहा है, तो उसकी वजह से उसमें क्या डाला जाता है? दुर्गंध वाला जो एथिल मर्केप्टन होता है वो डाला जाता है, जिससे कि हमें पता लग जाता है कि LPG लीकेज हो रही है ना। LPG गैस में प्रोपेन और ब्यूटेन की गैस का जो है 95% होता है तथा 5% अन्य गैस होते हैं। ये दोनों आपकी जो गैस हैं वो कितने प्रतिशत होती है? 95% होती है। बाकी जो बहुत सारी और भी गैसें होती है लेकिन वो मात्र 5% होती है ना। अगला प्रश्न है, धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? बिटुमिन को, बॉक्साइट को, मेटालाइट को या फिर अयस्क को? धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? तो आप सभी को पता होगा, इसका आंसर आपने पढ़ा होगा। सही आंसर होगा अयस्क, है ना। धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? तो ये अयस्क को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण। यहां पर देखिए पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण पूछा गया है, क्या होगा? वायु है, तालाब है, जल है या फिर मृदा है? पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या होगा? आपका तालाब होगा। क्या होगा? तालाब। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर तालाब होगा। तालाब एक प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, क्योंकि तालाब में जैव अजैव तत्वों के साथ साथ जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधे की उपस्थिति होती है, इसलिए जो तालाब है वो एक प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है। अगला प्रश्न है, कौन जीवी कारक नहीं? यहां पर देखिए जीवी कारक पूछा गया है। जीवी कारक नहीं है, यानी कि अजैविक कारक कौन सा है?
ये पूछा गया, पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव या फिर प्रस्तर। तो पेड़ पौधे भी जीवी कारक के अंतर्गत आते हैं, जंतु भी और सूक्ष्म जीव भी, क्योंकि इनमें सभी में जीव होता है ना। अजैविक क्या है, जिसमें जो निर्जीव होता है, प्रस्तर है ना। प्रस्तर क्या है, एक अजैविक घटक है। तो जीवी कारक कौन सा नहीं है, तो प्रस्तर आपका बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर होगा। जैसे कि अजैविक घटक किसी पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले वे सभी निर्जीव पदार्थ होते हैं, पदार्थ उसके अजैविक घटक कहलाते हैं, जैसे कि प्रस्तर, जैसे पत्थर भी कहा जाता है। एक अजैव कारक, साथ में तापमान, जल, प्रकाश है ना, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तापमान, जल, प्रकाश, आर्द्रता एवं मृदा, ये भी अजैव कारक के अंतर्गत आते हैं। जबकि पेड़ पौधे, जंतु तथा सूक्ष्म जीव क्या है, जैविक कारक है, जैविक घटक है ना, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। अगला प्रश्न है, मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं। पैरासाइट कहते हैं, डिकम्पोजर कहते हैं, स्कैवेंजर कहते हैं या फिर ओमनिवोर कहते हैं। अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं, तो इसे स्कैवेंजर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कैवेंजर कहते हैं। अगला प्रश्न है, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो उसे क्या कहते हैं, वो क्या कहलाता है। परजीवी कहलाता है, सहभोजी कहलाता है, मृतोपजीवी या फिर सहजीवी। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए हुए तो उसे क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो उसे क्या कहा जाता है, सहभोजी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सहभोजी कहते हैं, या फिर इसे सहभागिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे सहभागिता भी कहते हैं ना। आगे हम इसके बारे में जानेंगे। सहभागिता या फिर सहभोजी, यहाँ ऐसी पारंपरिक क्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है। ऐसे जीवों को क्या कहते हैं, सहभागिता या फिर सहभोजी कहते हैं। जैसे कि आम की शाखा पर उगने वाला आर्किड तथा वहल की पीठ पर रहने वाला वार्निकल। इससे जिसके पीठ पर बैठा है उसको, या फिर जिस आम की शाखा पर जो आर्किड उगा हुआ है, इससे आम को ना तो लाभ होगा ना ही हानि होगी, है ना। लेकिन जो आर्किड है यहाँ पर या फिर जो बार्नेकल है, इसको लाभ उनसे जरूर मिलेगा, है ना। अब मृतजीवी वहां पर विकल्प में था, तो मृतजीवी किसे कहते हैं, जो जीव अपने भोजन को मृत और सड़े हुए पदार्थ से प्राप्त करता है उसे मृतजीवी कहा जाता है। जैसे कि कवक, इसे अपघटक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अपघटक भी कहते हैं। परजीवी किसे कहते हैं, तो वे जीव जो किसी अन्य जीव पर आश्रित होते हैं परजीवी जंतु कहलाते हैं। जैसे कि अमरबेल, एंट, अमीबा, फिताक्रमी, ये सभी परजीवी के अंतर्गत आते हैं। सहजीवी किसे कहते हैं, देखिए सहभोगी और सहजीवी दोनों अलग अलग है। ऐसे जीव जो परस्पर एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं उसे सहजीवी कहते हैं। जैसे कि लाइकेन, शैवाल और कवक, है ना, उदाहरण के तौर पर। चलिए, भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है आपका, किसका है, अमरूद का है, नींबू का है, आम का या फिर पपीता का है। भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किसका है, तो सही आंसर आपका क्या होगा, आम का। कहां पर पाया जाता है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है साफ साफ कि भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किसका होगा, आपका आम का होगा। भारत में आम का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। कहां पर होता है, उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। और विश्व में आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो आपका कौन सा होगा, भारत होगा। कौन सा होगा, भारत होगा। पहले नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पर भारत का जो सबसे ज्यादा फल है ना, वो प्रथम स्थान, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है आम के बारे में। लेकिन फल के बारे में पूछे कि भारत में सबसे ज्यादा फल कहां पर उत्पादन किए जाते हैं, प्रथम स्थान किसका है, कौन सा राज्य का है, तो वह है आंध्र प्रदेश। और दूसरा राज्य है आपका महाराष्ट्र। और विश्व में सबसे ज्यादा फल उत्पन्न करने वाला देश कौन है, देखिए विश्व की बात हो रही तो वो कौन है, आपका चीन है। सिर्फ आम की नहीं हो रही, यहाँ पर फल की हो रही है। सभी फलों के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि विश्व में सबसे ज्यादा फल उत्पन्न करने वाला देश कौन है, आपका चीन है। चीन के बाद आपका दूसरे नंबर पर होगा भारत, फिर ब्राजील है, फिर अमेरिका है और फिर मैक्सिको है ना। तो पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर याद रखना, पहला चीन है और दूसरा ब्राजील है। भिंडी में क्या पाया जाता है, विटामिन ए, फास्फोरस, विटामिन सी या फिर ये सभी। तो भिंडी में आपका विटामिन ए भी पाया जाता है, फास्फोरस भी पाया जाता है और विटामिन सी भी पाया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि भिंडी में भरपूर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन सी, विटामिन B6, विटामिन डी पाया जाता है, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और आयरन, ये सभी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं भिंडी में। तो भिंडी खाइएगा, है ना। अगला प्रश्न, प्रोटीन अणुओं की इकाई है अमीनो अम्ल की, वसा अम्ल की, ग्लूकोज की या फिर विटामिन की। प्रोटीन किस अणुओं की इकाई है, तो याद रखिएगा ये अमीनो अम्ल की इकाई है प्रोटीन, है ना। तो यहां पर अमीनो अम्ल आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि एक प्रोटीन अणु की जो इकाई है वो क्या होगा, आपका
अमीनो अम्ल है। और मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होगी? तो 20 होगी। कितनी? 20 है। और प्रोटीन शरीर का आधार है जो शरीर की कोशिकाओं, उत्तक हड्डियों, उक्त हार्मोन्स आदि में पाया जाता है। प्रोटीन के बारे में यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। और शरीर में विभिन्न प्रकार के प्रोटीन उपस्थित होते हैं जो एमिनो अम्ल से बनते हैं। किससे बनते हैं? एमिनो अम्ल से बनते हैं। इनकी संख्या याद आपको रखनी है, कितनी है? 20 है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? रिक्तियां, लवण, सेल्यूलोज, कोशिका भित्ति या फिर तारकाय? तो यहां पर देखिए अनुपस्थिति के बारे में बात की जा रही है। तो तारकाय ये अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है और इसे सेट्रोमोस भी कहा जाता है। तारकाय या फिर सेट्रोमोस कह लीजिए, ये अंगक पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, जैसे कि शुरू में मैंने आपको बताया था, अधिवक्र ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि या फिर अग्नाशयी है या फिर यकृत है। तो मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो यकृत होती है, लीवर होती है। तो यकृत आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैंने यहाँ पर रखी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होगी? आपकी यकृत होगी। और यहाँ हेपेटाइटिस नामक विशेष कोशिकाओं से बना होता है। किससे बनता है? हेपेटाइटिस नामक विशेष कोशिकाओं से बनता है। और यह मानव शरीर में पेट के कौन सी ओर स्थित होता है? तो दाईं ओर स्थित होता है। और यकृत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, इसे हेप्टोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेप्टोलॉजी कहा जाता है यकृत के अध्ययन को। और हेपेटाइटिस एक वायरल बीमारी होती है जो लीवर को प्रभावित करती है। और यह मानव शरीर में सबसे बड़ा क्या होता है? चयापचयी अंग होता है। और वह अंग है जो बड़ी मात्रा में इसमें किसका भंडारण होता है? विटामिन ए का भंडारण होता है। और यहाँ यकृत को मानव शरीर का क्या कहा जाता है? रासायनिक प्रयोगशाला भी कहा जाता है। इस रूप में भी इसे जाना जाता है। तो ये जानकारी आपकी यकृत की थी, इसको भी याद कर लीजिएगा। चलिए, साथ में जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है, जो कि जंघा की होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी आपकी स्टेपिस होती है, कान की होती है। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि, ये मैंने वहां पर नहीं बताया था, याद रखिएगा। मानव शरीर की जो मास्टर ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि होती है। कौन सी? पीयूष ग्रंथि। और मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि आपकी थायराइड होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका आपकी न्यूरॉन होती है। जल का अवशोषण कहाँ पर होता है? तो जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियां होती हैं? तो 12 जोड़ी या फिर 24 होती है ना। यूं पूछे 24 होती हैं, और जोड़ी में पूछे तो 12 जोड़ी होती है। निम्नलिखित में से कौन अम्ल वर्षा का वृहद प्रदूषक है? यहां पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है जो वर्षा का वृहद प्रदूषक है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड? यहाँ पर सही आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड। इंपोर्टेंट है, यहाँ जो अम्ल वर्षा का वृहद प्रदूषक होता है सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी रखिए कि अम्लीय वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड से संबंधित है। जो अम्लीय वर्षा के बारे में प्रश्न पूछा गया था, वायुमंडल में उपस्थित सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा में घुल जाते हैं और इसे क्या कहते हैं? क्या बनाते हैं? अम्लीय बना देते हैं। और इसी प्रकार जो वर्षा धरती की सतह पर होती है वो अम्लीय वर्षा कहलाती है ना। और अम्लीय वर्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था? ये इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। सर्वप्रथम प्रयोग वैज्ञानिक रॉबर्ट अंगस द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1872 में किया गया था। अगला और लास्ट प्रश्न, जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था, टोटल 45 प्रश्न आपको मिलेंगे। पादप हार्मोन से जो फलों को पकाने में सहायता करता है वो क्या है? साइटोकानिन है, जिब्रेलिन है, ऑक्सिन है या फिर इथाइलिन है। तो जो पादप हार्मोन्स फलों को पकाने में सहायता करता है वो क्या है? तो वो इथाइलिन है। क्या है? इथाइलिन। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूं। जो इथाइलिन है, जिसे एथिलीन भी कहा जाता है, पादप हार्मोन है जो फलों को पकाने का महत्वपूर्ण रासायनिक अवयव है। इथाइलिन कैल्शियम कार्बाइड का एक अवयव है। कैल्शियम कार्बाइड को पानी के साथ मिलाने पर एथाइलिन प्राप्त होता है जिससे फलों को पकाया जाता है। और इसका आणविक सूत्र पूछे, एथाइलिन का आणविक सूत्र होता है C2H4, है ना। तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। वैसे टोटल 45 प्रश्न मैंने आपको दे दिए हैं और यहीं आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि कोई सा टॉपिक छूट गया, वैसे मैं सभी टॉपिक कवर करवा दिए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में प्रश्न पूछे गए थे। कुछ एक हैं उनको भी मैं जल्दी करवा दूंगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से बताना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो जल्दी दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।